स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पर। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अपने भविष्य के लिए रास्ते कैसे चुनती हैं। क्या वो स्टेबिलिटी चाहती हैं या ग्रोथ करना चाहती हैं? या फिर कभी-कभी कुछ हिस्सों से पीछे हटना, मतलब रिट्रेंचमेंट भी जरूरी हो जाता है। हाँ, तो इन्हीं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को आज हम खोल कर समझेंगे। तो ये रणनीतियाँ कंपनियां चुनती कैसे हैं? कोई खास आधार होता है चुनने का? हाँ, कई आधार हो सकते हैं। जैसे संगठन का स्तर क्या है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है या फिर फंक्शनल लेवल। अच्छा। और ये भी कि कंपनी बिजनेस लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में अक्सर मार्केट पेनिट्रेशन पर जोर रहता है। हाँ, ताकि बाजार में पेट बने। हाँ, ग्रोथ स्टेज में एक्सपेंशन पर, मैच्योरिटी में स्टेबिलिटी पर, और अगर डिक्लाइन स्टेज है तो फिर रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड की जरूरत पड़ती है। बात यह है कि नए बिजनेस मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अक्सर शुरुआत में मार्केट पेनिट्रेशन पर ही फोकस करते हैं। हाँ, ताकि जल्दी से जिसे कहते हैं ब्रेक इवन पर आ जाए। एकदम। और फिर ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली रणनीति पर आते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, यानी स्थिरता। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी मौजूदा स्थिति जो चल रहा है उसे बनाए रखना। यह अक्सर तब अपनाई जाती है जब कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बाजार में मैच्योर हो चुका हो। लेकिन स्थिरता का मतलब ये तो नहीं कि कंपनी बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ ना करने की रणनीति नहीं है। इसमें फोकस तो मौजूदा बाजारों और उत्पादन पर ही रहता है, लेकिन साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कामकाज के तरीकों को धीरे धीरे बेहतर बनाने पर काम चलता रहता है। अच्छा, मतलब सुधार जारी रहता है। हाँ, ये कम जोखिम वाली एक तरह से सेफ रणनीति है। इसमें बहुत बड़े नए निवेश की जरूरत आमतौर पर नहीं होती। और इसीलिए शायद स्टार्टअप्स इसे कम अपनाते हैं। सही पकड़ा। स्टार्टअप्स तो तेजी से बढ़ना चाहते हैं ना। बिल्कुल। तो ये हुई स्टेबिलिटी की बात। अब अगर किसी कंपनी को सिर्फ स्थिर नहीं रहना बल्कि तेजी से आगे बढ़ना है जी, तब तो ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज की बात आएगी। हाँ बिल्कुल। और इसके मोटे तौर पर दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन? हाँ, इंटेंसिफिकेशन यानी अपने मौजूदा बिजनेस के दायरे में ही उसी के अंदर विकास करना। इसको समझने के लिए एनसॉफ मैट्रिक्स काफी मददगार है। एनसॉफ मैट्रिक्स, हाँ, सुना है। उसमें 4 खाने होते हैं ना? हाँ, पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब मौजूदा बाजार में अपने मौजूदा उत्पादों की ही बिक्री बढ़ाना। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई टूथपेस्ट कंपनी है, वो लोगों को सलाह दे के दिन में 2 बार ब्रश करें तो बिक्री बढ़ेगी, है ना? हाँ, सही बात है। दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट। इसमें आप अपने मौजूदा उत्पादों के लिए नए बाजार ढूंढते हैं। जैसे कोई भारतीय कपड़ों का ब्रांड अमेरिका में स्टोर खोल ले। हाँ बिल्कुल। या जैसे गुची चीन में अपने कपड़े बेचें। तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें नया प्रोडक्ट लाते होंगे ना। हाँ, मौजूदा बाजारों के लिए ही नए उत्पाद विकसित करना। जैसे कोई ऑटो कंपनी पहले गियर वाले स्कूटर बनाती थी, अब बिना गियर वाले ले आए। समझ गया। और एनसॉफ मैट्रिक्स का चौथा विकल्प नए उत्पाद नए बाजार में, ये हमें ग्रोथ के दूसरे बड़े तरीके डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाता है। एकदम सही कहा आपने। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही है नए बिजनेस क्षेत्रों में प्रवेश करना। अच्छा। और डाइवर्सिफिकेशन भी 2 तरह का हो सकता है। पहला है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसे कंसेंट्रिक भी कहते हैं। रिलेटेड मतलब जो मौजूदा बिजनेस से जुड़ा हो। हाँ, कंपनी ऐसे नए बिजनेस में जाती है जो उसके मौजूदा बिजनेस से किसी ना किसी तरह जुड़ा हो। मकसद होता है सिनर्जी का फायदा उठाना, तालमेल बिठाना। सिनर्जी जैसे कि इसमें आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब सप्लाई चेन में या तो पीछे जाना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे कोई सुपरमार्केट अपनी खेती शुरू कर दे। ओह अच्छा। या फिर आगे जाना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे कोई कॉफी बीन उगाने वाला अपना कैफे खोल ले। और इसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी शामिल है, जहां आप अपने जैसे ही किसी प्रतियोगी को अधिग्रहित कर लेते हैं। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन कौन सा है? दूसरा है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसे कॉन्ग्लोमरेट भी कहते हैं। इसमें कंपनी बिल्कुल ही अलग, गैर संबंधित बिजनेस में जाती है। बिल्कुल अलग। जैसे मान लीजिए कोई होटल इंडस्ट्री की कंपनी है और वो डेयरी बिजनेस में आ जाए। एकदम अलग है ना। हाँ, बिल्कुल अलग। इसका क्या फायदा? इसका फायदा है कि जोखिम अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाता है। अगर एक सेक्टर मंदा है तो शायद दूसरा चल जाए और विकास के नए अवसर भी मिलते हैं। लेकिन इसे संभालना मुश्किल नहीं होता होगा, इतने अलग अलग बिजनेस? हाँ, ये एक चुनौती जरूर है। मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ग्रोथ के लिए ये इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन तो हो गए, क्या बाहर से भी मदद ली जा सकती है, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A जिसे कहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बाहरी तरीकों से भी ग्रोथ हो सकती है। M&A में 2 या 2 से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं। मर्जर
आमतौर पर दोस्ताना शर्तों पर होता है। और एक्विजिशन? एक्विजिशन में एक ज्यादा शक्तिशाली संगठन दूसरे को, जो शायद थोड़ा कमजोर हो, उसे खरीद लेता है, मतलब अधिग्रहित कर लेता है। और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी होते हैं? हाँ, स्ट्रेटेजिक अलायंस में कंपनियां स्वतंत्र रहती हैं, मिलती नहीं हैं पूरी तरह, लेकिन कुछ खास रणनीतिक उद्देश्यों के लिए मिलकर काम करती हैं, पार्टनरशिप की तरह। समझ गया। लेकिन बिजनेस में हमेशा सब अच्छा ही तो नहीं चलता। कभी-कभी कंपनियों को पीछे भी हटना पड़ता है ना, या किसी बिजनेस से निकलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी स्थितियों के लिए रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, मतलब कटौतियां, निकासी की रणनीतियां। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से दो हैं। एक है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड? मतलब स्थिति को पलटना। हाँ, बिल्कुल। जब कोई बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे वापस पटरी पर लाने, मुनाफे में लाने की कोशिश को टर्न अराउंड कहते हैं। ये एक मुश्किल प्रक्रिया है। क्या कदम होते हैं इसमें? इसमें कई चरण होते हैं। पहले तो समस्या को ठीक से समझना, फिर एक नई योजना बनाना, जरूरत पड़े तो आपातकालीन कदम उठाना, फिर पुनर्गठन करना और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटना। काफी लंबी प्रक्रिया लगती है। हाँ, होती है। और दूसरी रणनीति है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। डाइवेस्टमेंट मतलब? डाइवेस्टमेंट यानी अपने बिजनेस का कोई हिस्सा या कोई पूरी प्रोडक्ट लाइन बेच देना। अच्छा, बेच देना। ये कब करते हैं? ये तब किया जाता है जब वो हिस्सा कंपनी के बाकी बिजनेस से मेल नहीं खाता, या लगातार नुकसान दे रहा हो, या फिर उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना बहुत महंगा या मुश्किल हो। ठीक है, तो इतने सारे विकल्प हो गए। स्टेबिलिटी है, ग्रोथ के कई तरीके हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, M&A, अलायंसेस, फिर रिट्रेंचमेंट के भी विकल्प है, जैसे टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट। अब कोई कंपनी इनमें से सही चुनाव कैसे करे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यहीं पर पोर्टफोलियो एनालिसिस बहुत काम आता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस? हाँ, ये समझने में मदद करता है कि कंपनी के जो अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, उनकी क्या स्थिति है और किस में कितना संसाधन लगाना चाहिए, किससे निकलना चाहिए। इसके लिए कोई टूल वूल भी होता है? हाँ, बिल्कुल। सबसे जाना-माना टूल है BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ट्रिक्स? हाँ, ये तो काफी सुना है। स्टार्स, कैश काउज, हाँ वही। ये बिजनेस यूनिट्स को दो पैमानों पर देखता है। मार्केट ग्रोथ रेट, यानी बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी प्रतियोगियों की तुलना में आपका हिस्सा कितना है। और इसके आधार पर वो 4 कैटेगरी बनती हैं। जहां ग्रोथ भी हाई है और शेयर भी हाई, इनमें और पैसा लगाना चाहिए, बिल्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है। फिर है कैश काउज। ग्रोथ कम है लेकिन मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, ये खूब पैसा कमा कर देते हैं। यहाँ होल्ड या हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मतलब इनसे पैसा निकाल कर कहीं और लगाओ। और क्वेश्चन मार्क्स? इनकी ग्रोथ तो हाई है पर मार्केट शेयर कम है। ये दुविधा वाले हैं। या तो इनमें भारी निवेश करके इन्हें स्टार बनाओ, बिल्ड स्ट्रैटेजी, या फिर इनसे निकल जाओ, डाइवेस्ट स्ट्रैटेजी। और आखिरी, डॉग्स। ग्रोथ भी कम, शेयर भी कम, इनसे तो आमतौर पर निकल जाना ही बेहतर मानते हैं, डाइवेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो ये BCG मैट्रिक्स काफी उपयोगी लगता है। उपयोगी तो है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। ये सिर्फ मौजूदा स्थिति पर ध्यान देता है। मार्केट शेयर के अलावा भी तो चीजें जरूरी होती हैं, जैसे ब्रांड कितना मजबूत है, टेक्नोलॉजी कैसी है। हाँ, ये बात भी है। इसलिए मैनेजर्स अक्सर दूसरे टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ADOL मैट्रिक्स या जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। और ये सब टूल्स एक शुरुआती बिंदु देते हैं, अंतिम फैसला नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो संगठनों के पास स्टेबिलिटी, ग्रोथ या रिट्रेंचमेंट जैसे कई रणनीतिक रास्ते होते हैं। ग्रोथ में भी इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, M&D, अलायंसेस जैसे कई तरीके हैं, और रिट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट। हाँ, और सही चुनाव कंपनी के अपने विजन, मिशन और उसके बिजनेस पोर्टफोलियो के गहरे विश्लेषण पर निर्भर करता है। एकदम सही। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी में अचानक आया कोई बड़ा बदलाव, जैसे एट्रिक्स लिमिटेड का उदाहरण लें। एट्रिक्स लिमिटेड? हाँ, वो यांत्रिक कैलकुलेटर बनाते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आए तो उनका पूरा बाजार ही खत्म हो गया। ओह। तो कैसे इस तरह के बाहरी बदलाव सबसे सफल, सबसे स्थापित कंपनियों को भी मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी सफल मानी जा रही रणनीतियों पर रातों रात फिर से सोचें। बाहरी वातावरण का प्रभाव वाकई बहुत गहरा हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। चलिए, इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद।